पहला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। इसके बाद ये स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है और वर्तमान में ये 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। तो आप गणपूर्ति या कोरम जानते हैं, सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होता है। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग इनमें से जो भी अधिक होगी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए इनडायरेक्ट यानी जो है अप्रत्यक्ष मेथड प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है कहाँ पर। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में। तो सही उत्तर है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि हैं। तो सही उत्तर, भारतीय संविधान की तृतीय सूची में संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो उत्तर है, लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख अधिकारी है और लोकसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है। वो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, एएस आयंगर, हुकुम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी। तो सही उत्तर, जीवी मावलंकर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। उसके बाद गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया और वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते हैं, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो उत्तर है, लोकसभा के अध्यक्ष का। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब। देखिए, अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, बिल्कुल सही। वह अध्यक्षता नहीं करेगा और वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। वो सदन में उपस्थित नहीं रहेगा, ये सही नहीं है।
दोस्तों 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 96 के खंड 1 के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो संसद की अध्यक्षता ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 96 के खंड 2 के अनुसार ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा में बोलने और उनकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषयों पर प्रथमतः ही मत देने का हक होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का हक नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 100 के खंड 1 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसके निर्णायक मत का अधिकार होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद में किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? तो उत्तर है पीएसी यानी लोक लेखा समिति को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इस समिति में आप जानते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इस समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो सही उत्तर लोकसभा के प्रति। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अतः भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको कूट के आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न तो 1 न 2। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, न कि प्रधानमंत्री में। इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो इस तरह से कथन 2 भी गलत हैं। आप जान लीजिए दोनों ही कथन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं के भारत में प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? अपना उत्तर कूट के आधार पर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वीपी सिंह ये 1989-90 में रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा और लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल। तो आप देख सकते हैं सही कोट आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये है अनुच्छेद 75(3). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है। इसके तहत किसी मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। साथ ही मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 6 महीने, अनिश्चित काल के लिए या अधिकतम 6 महीने के लिए? तो सही उत्तर अधिकतम 6 महीने के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना जरूरी है और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में या प्रधानमंत्री द्वारा? तो सही उत्तर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट द्वारा। मंत्रिपरिषद का गठन सभी मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री से मिलकर होता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये मंत्रिमंडल अत्यंत शक्तिशाली निकाय है जो वास्तव में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है किस सरकार के रूप में? तो आप जान लीजिए, उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में। दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था वो है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पाश्चात्य स्वरूप कहा जाता है। ये व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस संबंध में? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में? तो सही उत्तर है साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जब किसी साधारण विधेयक पर विचार किया जाता है और दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या विधान परिषद का अध्यक्ष? तो सही उत्तर संसद हो जाएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका उत्साधन संसद संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया हो। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष? तो सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, आप जान लीजिए, लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के सदस्य 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद से व्यक्त होता है क्या? यानी भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारत की संसद का गठन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है किसको? तो सही उत्तर राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। और ये है अनुच्छेद 53। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या साधारण विधेयक? तो याद रखिएगा, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति या गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपको बताना है। तो उत्तर है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या संसद को? तो सही उत्तर संसद को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या मंत्रिमंडल को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद को। भारतीय संविधान में किसी नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति संसद को दी गई है। अगला प्रश्न है संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो सही उत्तर अधिकतम 6 महीने तक। याद रखिएगा यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो समस्त सदस्य संख्या का 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार अनुच्छेद 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? तो आप जान लीजिए राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाता है। आप जान लीजिए राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है? तो सही उत्तर राज्यसभा का जो सभापति है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अगर आप सभापति की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली को अपनाया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसलिए राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो सही उत्तर 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के आधार पर धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर जो है ये या सिफारिशों के बिना लोकसभा को वापस भेजना होता है। 14 दिन की समाप्ति के बाद धन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आप जानते हैं
लोकसभा में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति लेना जरूरी है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं किस संबंध में? तो आप सभी जानते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करने से संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एकाधिकार होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो सही उत्तर 1 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित ये प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की ये अनन्य शक्ति है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई कानून बना सकती है यदि? देखिए, सभी राज्य सहमत हों, कुछ राज्य सहमत हों, संबंधित राज्य सहमत हों या किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो सही उत्तर किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं उसमें राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12 और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कम से अधिक की ओर, तो सबसे कम राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12 और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो उत्तर है राज्यसभा, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो क्रम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान में ये वर्णन है कि देखिए मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में, मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके भी उपलब्ध न रहने पर उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 जो है विकल्प में है।
तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को और अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 2020 को ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण होता है, जिसे अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य और ऐसे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, तो कोई नहीं कर सकता है राज्यसभा को विघटित। जो है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसके अलावा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 83 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, लेकिन उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त होंगे। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होगी, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो उत्तर है, आप जान लीजिए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित या निर्मित करने की संस्तुति करना। दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत जो है मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन राज्यसभा की एकांतिक या अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं किसमें? तो सही उत्तर राष्ट्रपति में। आप देख सकते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 77 के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसको प्रधानमंत्री उपलब्ध कराए, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका उल्लिखित है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, वो मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही उत्तर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उल्लिखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है
वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या अवधि निश्चित नहीं? सही उत्तर 2 माह। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ये उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 356(3) के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 356(3) के अनुसार इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और यह 2 मास की समाप्ति के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 118। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं तब कौन इनको बुलाता है? सही उत्तर राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। धन विधेयक से इतर या धन विधेयक के अतिरिक्त किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति या विरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की जो ज्वाइंट मीटिंग है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 178(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो आप जान लीजिए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं, जिन्होंने 9 अगस्त 2018 को पीजे कुरियन के स्थान पर जो है ये पदभार ग्रहण किया है। 14 सितंबर 2020 को इन्हें दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, और आज के वीडियो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पहला भाग है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 14वीं लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है चरणजीत सिंह अटवाल। 14वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 मई 2004 से 18 मई 2009 तक था और इसके उपाध्यक्ष पद पर शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को चुना गया था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 17 जून 2019 से प्रारंभ हुआ। इसमें वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, जिन्होंने सुमित्रा महाजन के बाद इस पद को प्राप्त किया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। वर्तमान में ये पद रिक्त है क्योंकि लोकसभा में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 10% से अधिक सीट नहीं है। वर्तमान उपाध्यक्ष थम्बी दुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से पूर्व 25/5/19 तक हो गया है। दोस्तों, नवगठित लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक रहता है, जान लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान तथा विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद, राज्यसभा और लोकसभा तथा विभिन्न समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को
कौन संबोधित करता है? ऑप्शन है सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति या विरोधी दल का नेता। तो आप जानते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 86(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद को कोई संदेश भेज सकता है और ऐसे भेजे गए संदेश पर संसद शीघ्रता से विचार करेगी। अगला प्रश्न है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो सही उत्तर है, जब समान मत आए तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति में हो। लेकिन अनुच्छेद 96(2) के तहत जब उसे उसके पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा हो तब वह प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो सही उत्तर 2 बार। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह संसद का एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो उत्तर है अनुच्छेद 83। याद रखिएगा, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यानी यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के एक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर घंटा या शून्यकाल चर्चा। तो सही उत्तर प्रश्नोत्तर घंटा। दोस्तों, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय का निर्धारण किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर कहा जाता है। प्रश्नकाल में संसद सदस्य मंत्रियों से लोक महत्व, किसी तात्कालिक समस्या से संबंधित, किसी प्रशासनिक समस्या से संबंधित और सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल के होने से प्रायः सरकार या उसके मंत्रियों के कार्यों का परीक्षण और उसकी कुशलता और योग्यता का पता चलता है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? आपको बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या स्विट्जरलैंड? तो सही उत्तर भारत। देखिए, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल या 0 आवर भारत की देन है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नकाल या प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। भारत में वर्ष 2014 के बाद से लोकसभा में सुबह 11 से 12 बजे और राज्यसभा में 12 से 1 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में आप जान लीजिए कि किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना पड़ता है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को संबोधित करता है।
लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है अनुच्छेद 94 ख के तहत, जबकि उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से ही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संबंधित मंत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष यानी स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्रवाइयों का संचालन करता है और सदन में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इसलिए लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? तो सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इसके अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने या बुलाने के लिए केवल राष्ट्रपति ही अधिकृत हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण विधेयक के बारे में बात नहीं की जा रही है, धन विधेयक के संबंध में चर्चा है। तो यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच धन विधेयक पर मतभेद हो तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यानी राज्यसभा की सिफारिशों को मानने की बाध्यता लोकसभा पर नहीं है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है न ही उसे ऐसे विधेयक में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के लिए विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर ऐसे विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित या सिफारिशों रहित लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। तत्पश्चात लोकसभा या तो राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या रद्द कर सकती है, लेकिन किसी धन विधेयक पर राज्यसभा का अनुमोदन व्यवहार में मात्र एक औपचारिकता है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उत्तर है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक छोटी इकाई होती है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। ये हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चूँकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, इसलिए अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये उत्तरदायित्व लोकसभा के निम्न सदन के प्रति होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसी कारण कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति मात्र उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो।
अगला प्रश्न है भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो उत्तर है 245 यानी 245। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लिखित है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री का संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। इसके लिए संसद सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सही है? देखिए, कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की केवल अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित है और मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो केवल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। दोस्तों, भारत के संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा या उसमें कोई संशोधन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपने कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है उसको अपने स्व विवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वो स्व विवेक से ऐसे लोगों का चयन करता है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। चूंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है, आपको बताना है। दीवानी, फौजदारी, राष्ट्र विरोधी या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर दीवानी मुकदमे। संसदीय नियमों के तहत संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति के जिसके वह सदस्य हैं अधिवेशन के चलते रहने के दौरान या सदनों की समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान तथा बैठक या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट होती है। यह उन्मुक्ति केवल दीवानी मामलों या सिविल केसेज में गिरफ्तारी तक ही सीमित है। आपराधिक मामले या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न। तो तीनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत और इसके साथ ही संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा पूरक प्रश्न के माध्यम से ही मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नामित होता है या नियुक्त होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। याद रखिएगा,
भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75(1) में स्पष्ट उल्लेख है प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया या नेता होता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है, ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में परिभाषित किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्त और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? तो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो इसका तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास या बहुमत प्राप्त नहीं है और तब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। धन विधेयकों से इतर किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो आहूत या बुलाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है, जबकि इस संयुक्त सदन की संयुक्त जो बैठक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो सही उत्तर सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक के संबंध में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है और एक तथ्य और याद रखिएगा, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाई जा सकती है। अब तक दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। पहला दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में नेहरू जी के समय, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में, पोटा विधेयक 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? तो सही उत्तर आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का संकल्प पारित कर दे तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन, आश्वासन, लोक लेखा या लोक उपक्रम? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आश्वासन समिति जो है वो वित्तीय समिति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा 24 यानी 24।
विभागों से संबद्ध अस्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल गठन से 1 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कुल जो भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कुल समितियों की संख्या 24 है, जिसमें राज्यसभा से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 है और लोकसभा में विभागीय समितियों की संख्या 16 है। तो 8 यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये किस क्षेत्र के होते हैं? ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? आपको बताना है। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। 1, 3 और 4 1, 3 और 4 ये संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं ये भारत में हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसके लिए ये अपेक्षित है कि वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही कार्य करे। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल औपचारिक, संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो इस तरह से कथन 1, 3, 4 सही हैं। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कृत्य नहीं सौंपे गए हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता अधिपत्र में सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से है। लोक लेखा समिति द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति या अधीनस्थ विधायन समिति? तो सही उत्तर लोक लेखा समिति। दोस्तों भारतीय संसद की समितियों में पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी या लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। ये उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। दोस्तों संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी और तदर्थ। अस्थायी समितियां अस्थायी और नियमित हैं। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध समितियां और अन्य समितियां अस्थायी समितियों की श्रेणी में आती हैं। तदर्थ या एडहॉक कमेटीज किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिशमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति, ये संयुक्त समिति भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो आप जानते हैं लोक लेखा समिति ये भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति।
ये लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है। ये समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित 22 सदस्य इसके सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि कितनी होती है? तो उत्तर है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल किए जाते हैं। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। तीनों वित्तीय समितियों प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम या याचिका समिति? तो सही उत्तर प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। सबसे पहले 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देना है। इसलिए इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 1977 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने वर्ष 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया और 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। इसके नेता मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण 1980 में जनता पार्टी टूट गई। लोकसभा चुनाव 2014 के पूर्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका निर्णय दोस्तों। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी मामले में उपबंध किए जाते हैं, लेकिन कोई उन्हीं मामलों के लिए उपबंध नहीं किए जाते। जैसे कोई विधेयक जिसमें करारोपण का खंड होता है, लेकिन वो केवल करारोपण के संबंध में नहीं होता है। और देखिए, ऐसे विधेयक जिनमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक का विनिश्चय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। अगला है, इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद या सशस्त्र बल? तो सही उत्तर राष्ट्रपति। हमारे देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति औपचारिक रूप से जिम्मेदार होता है। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 53 में ऐसा वर्णित है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस क्षमता में वो थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वो युद्ध तथा इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रख लीजिए कि मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और छठे प्रधानमंत्री 1977 से 1979 थे। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल यानी जनता पार्टी के थे। मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से
14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक नहीं हुई। वीपी सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 थे। चंद्रशेखर भारत के 11वें प्रधानमंत्री 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है सरदार पटेल। दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा देखिए, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये अवधि 14 दिन की है। दोस्तों, यदि प्रश्न में एक निश्चित विधेयक के स्थान पर धन विधेयक जोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। दोस्तों, विधि का निर्माण करना संसद का प्रमुख कृत्य है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन या धन विधेयक नहीं होते हैं, किसी एक सदन में पास होने के बाद उसे सहमत के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उस विधेयक को या तो पूर्णतया अस्वीकार कर सकता है या संशोधनों के साथ पास कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो सदन विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, यानी उसे सभा पटल पर ही पड़ा रहने दे। ऐसी स्थिति में यदि विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 माह बीत जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के अधीन राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो उस विधेयक पर विचार करने और मतदान कराने के प्रयोजन से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करे। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक। तो सही उत्तर संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, यानी सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 55 सदस्य, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, अनुच्छेद 100 सबसेक्शन 3 के अनुसार किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। वर्तमान में लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो सही उत्तर 552। संविधान में अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना उल्लिखित है। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 530 सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किए जाने संबंधी प्रस्ताव था, ये 25 जनवरी 2020 से समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 530 और 20 तो ये संख्या 550 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो सही उत्तर 5 है। उत्तराखंड से लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 3 सांसद चुने जाते हैं। उत्तराखंड में एक सदनी विधानमंडल है, यानी वहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 70 यानी 70 है।
अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है किसे? तो सही उत्तर लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ये वित्तीय समिति है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर त्यागपत्र दे दिया था। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार मंत्रिमंडल के सभी निर्णय उसके सदस्यों को मानना आवश्यक है। जो सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, आपको बताना है। विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, तृतीय वाचन के समय या प्रतिवेदन के समय? तो सही उत्तर है द्वितीय वाचन के समय। दोस्तों, विधेयक को पुरस्थापित करने का जो प्रक्रम है उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही जो है सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दी जाती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर जो है खंडशः या पार्टली विचार किया जाता है और प्रभारी सदस्य का ये प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के स्तर पर होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रमुख संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल है कितना? तो आप जान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। इसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो उत्तर है सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अथवा अन्य उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग है। इसमें से जो भी अधिक हो वो होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि भारत में राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है कौन सी विधि? तो उत्तर है अप्रत्यक्ष विधि। आप जान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए भारत के मूल संविधान में दोस्तों ये जो है भारत में संघ के मंत्री के लिए भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का जो है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है। आप जान लीजिए कि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की 3री अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा के सदस्य। दोस्तों,
लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। आप जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। और अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। दोस्तों देखिए, आप जान लीजिए कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा? तो उत्तर है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब। तो आप जान लीजिए कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, वो अध्यक्षता नहीं करेगा और प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, किंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है लोक लेखा समिति। दोस्तों भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है और लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये भारतीय संसद की सबसे प्राचीनतम समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इस समिति में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आप जान लीजिए, संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय व्यवस्था में दोस्तों कार्यपालिका का जो जन निर्वाचित सभा है यानी कि लोकसभा, इसके प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो कथन है, कौन कौन से कथन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? आप जान लीजिए। तो आप देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, तो ये सही नहीं है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम है? तो आप जान लीजिए, वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक और इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री बनने का ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी कितने से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15%, लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम बनाए गए हैं कब? तो 1989 में। और देखिए कथन और कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, कथन है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है, और दूसरा है कि इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। तो आप जान लीजिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है वित्त मंत्रालय। दोस्तों भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी जो है ये वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो ये अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ संसद का ध्यान आकृष्ट करना, ये स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो हैं या मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये है अनुच्छेद 75। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है कितने समय के लिए? तो अनिश्चित काल के लिए संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए कि वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार जानी जाती है किस रूप में? तो भारत में संसदीय सरकार दोस्तों उत्तरदायी सरकार के रूप में जानी जाती है। और आप जान लीजिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उत्तरदायी सरकार का अर्थ ये है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किसके संबंध में? तो उत्तर है साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो दोस्तों किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो उत्तर है संसद। आप जान लीजिए दोस्तों कि संसद जो है वो किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है, और किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका उत्सादन संसद संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष? तो उत्तर है लोकसभा के समक्ष, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक समिति है, ये संसदीय समिति है, और इसके अपनी रिपोर्ट जो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, यानी लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद से व्यक्त होता है कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद निर्मित होती है कैसे? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा भारतीय संसद निर्मित होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है
किसको? तो सही उत्तर है भारत का जो संविधान है ये राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार दोस्तों संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत होती है तो साधारण विधेयक पर। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आप देख लीजिए कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये संसद के लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और आप जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो आप जानते भी होंगे संसद को प्राप्त है दोस्तों। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को। और संसद का कोई गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो जान लीजिए 6 महीने तक। और यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संसद में एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है सदन की गणपूर्ति या कोरम होता है। और अनुच्छेद 103 के अनुसार 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा ये उपबंध न करे कि तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति जो है वो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा के संबंध में क्या सही है? तो आप जानते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके सदस्यों के 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है कि ये विघटित किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है कितने दिन में? तो याद रखिएगा 14 दिन में। राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी संस्तुति 14 दिन में देनी होती है। अगला प्रश्न है धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति लेना आवश्यक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा को किस मामले पर अनन्य अधिकार है?
तो आप जान लीजिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करने के संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एक अधिकार राज्यसभा का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहता है। आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित होता है वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो ये किसी भी राज्य की सहमति के बिना। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कौन सा सही है? तो आप जान लीजिए कि राजस्थान से 10 सीटें, मध्य प्रदेश 11 और कर्नाटक में 12 तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सीटें हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों राज्यसभा। और आप जानते भी हैं संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है कौन? तो उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? तो ये 2 सदस्य थे। और आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता, तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य और अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। लेकिन आप जान लीजिए कि 25 जनवरी 2020 को ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई, परंतु आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। ये भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकृत हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 होते हैं। और राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में यानी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए सही कथन ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति ये राज्यसभा में निहित है।
औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किसमें, तो ये राष्ट्रपति में। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है वो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए, तो उत्तर है 2 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद के प्रत्येक सदन को अपने प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, तो यह है अनुच्छेद 118। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है, तब कब बैठती है, तो ये राष्ट्रपति जब दोनों सदनों को बुलाते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, धन विधेयक से अलग किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। और ये जो बैठक है ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो जान लीजिए कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो होता है ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है कैसे, तो ये राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकते हैं, तो दोस्तों समान मत आने पर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो ये 2 बार होनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से संसद का एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 83, 84, 90 और अनुच्छेद 91 में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 83। दोस्तों अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यानी ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नकाल कहते हैं। दोस्तों संसद की बैठक शुरू होते ही पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल में संसद सदस्य मंत्रियों से लोक महत्व, किसी तात्कालिक समस्या से संबंधित, किसी प्रशासनिक समस्या से संबंधित, सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर या शून्यकाल किस देश की देन है, तो ये भारत की देन है। आप जान लीजिए कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल का होता है। चूंकि ये मध्याह्न यानी 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। और संसदीय शासन प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं है। शून्यकाल किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ क्या है, तो ये प्रश्नकाल और एजेंडा मध्य का समय जो है वो शून्यकाल का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है, तो लोकसभा के उपसभापति को। याद रखिएगा दोस्तों,
देखिए, लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो ये अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए अधिकृत कौन है? तो राष्ट्रपति। और यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है? तो उत्तर है दोस्तों, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच देखिए धन विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो आप जान लीजिए, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है और इसमें उल्लिखित है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 से अनधिक प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और इसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और 8 संघीय क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संघीय क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो याद रखिएगा 25 वर्ष में, उसी अवधि में जब वह लोकसभा सदस्यता के लिए अर्ह होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है, सही कथन ये है कि मंत्रिमंडल शब्द, आप जान लीजिए दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है और ये कथन सही है। आप जान लीजिए, भारत के संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करने या उसमें कोई संशोधन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि यह वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपने कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है, कौन सा? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जो भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट संरचना के संबंध में अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। आप जान लीजिए कि अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है प्रधानमंत्री को जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमे में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो ये है दीवानी मुकदमे से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए कि संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को दीवानी मुकदमे से बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है? तो उत्तर है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न आदि के द्वारा भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, याद रखिएगा। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
और देख लीजिए, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है कौन। तो ये भारत का राष्ट्रपति। और देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है। तो ये आश्वासन समिति जो है दोस्तों, ये वित्तीय समिति नहीं है लोकसभा की। और प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये जो हैं ये सभी वित्तीय समितियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों के संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो कुल 24 समितियों का गठन किया गया है विभागों से संबद्ध। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कुल कितनी है। तो ये 8 समितियां हैं। आप जान लीजिए, कुल अस्थायी विभागीय समितियों की संख्या जो है वो 24 है, जिनमें से राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 है, जबकि लोकसभा में विभागीय अस्थायी समितियों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है इससे संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। तो उसमें क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। इसमें आप जान लीजिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये अपेक्षित है कि वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही कार्य करें। तो इस तरह से राष्ट्रपति केवल औपचारिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जान लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। और भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है। तो ये लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो आप जान लीजिए, कुल 22 सदस्य, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने समय के लिए। तो 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी की समयावधि कितनी होती है। तो ये भी 1 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो ये है प्राक्कलन समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति होती है, इसमें लोकसभा से कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो ये प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी। और केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। और जनता पार्टी ने वर्ष 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई वित्त विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद तथा सशस्त्र बल से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि हमारे देश में सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति औपचारिक रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस क्षमता में वह थल सेना और आप देखिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है मोरारजी देसाई। आप जान लीजिए मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और 6वें प्रधानमंत्री 1977 से 1979 थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल यानी जनता पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक, धन विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत करने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये है अधिकतम 14 दिनों के पश्चात। अगला प्रश्न है, यह विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो कौन सा? ये है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? तो 55 सदस्य गण, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यानी 100 के सब सेक्शन 3 के अनुसार किसी सदन की गणपूर्ति के लिए उस सदन के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति है वो 55 सदस्य निर्धारित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं? तो उत्तर है 5 सांसद। दोस्तों, लोकसभा उत्तराखंड से लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3 सांसद चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो ये लोकसभा को। आप जान लीजिए दोस्तों, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और ये जो है एक जो है संसदीय समिति है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें संयुक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया है? तो ये हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड प्रस्ताव को लेकर त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो याद रखिए, द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है और विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप सकता है और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर जो है खंडशः विचार भी होता है। आप जान लीजिए, जो पारित यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए ये विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है, लेकिन लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के समय होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के राज्य व्यवस्था खंड के लिए उपयोगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।